नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हमने पिछले एपिसोड में, अपने पिछले वीडियोज में रिमांड के जनरल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था और बताया था कि रिमांड कितने प्रकार का होता है। उसमें मैंने बताया था कि जो पहला रिमांड होता है वो ड्यूरिंग, अगर स्टेजेस के आधार पर, तो पहला रिमांड होता है, रिमांड का प्रकार होता है वो होता है रिमांड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। आज हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे। विवेचना के दौरान जो रिमांड होता है वो सेक्शन 167 में एक्सप्लेन किया गया है। उसके संबंध में जो विधि प्रावधान किया गया है 167 सीआरपीसी में किया गया है। आइए हम उसको समझते हैं कि क्या प्रावधान है 167 में रिमांड के संबंध में। जैसा कि आप जानते हैं, धारा 57 सीआरपीसी यह प्रावधान करती है कि पुलिस यदि किसी अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे से तक अपनी अभिरक्षा में उसको रख सकती है। यदि 24 घंटे से अधिक निरोध को में रखना जाना आवश्यक होता है, यदि साक्ष्य संकलन कार्रवाई 24 घंटे के अंदर पूरी नहीं होती है तो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और मजिस्ट्रेट उसको, उसकी अभिरक्षा को प्राथित करता है। इसी को रिमांड कहते हैं। तो यदि पुलिस थाने का भरसाधक अधिकारी यह समझता है कि 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन को पूरा नहीं किया जा सकता है और इत्तिला का आधार दृढ़ है, उसके विरुद्ध, अभियुक्त के विरुद्ध प्राइमा फेसी से एक मामला बन रहा है जिसमें विवेचना किया जाना आवश्यक है, तो मामले की संपूर्ण प्रविष्टियों समेत निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको वो प्रस्तुत करेगा। क्या करेगा? वो निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। कौन कौन से कागजात होंगे जो रिमांड के समय अभियुक्त के साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे? उसमें होता है, पहला होगा एफआईआर। जो सेकंड चीज होगा वो है जनरल डायरी। तीसरा केस डायरी। फिर गिरफ्तारी मेमो, जिससे उसकी गिरफ्तारी का टाइमिंग वगैरह का पता चलता है और जो गिरफ्तारी से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन है उसके संदर्भ में उसका अनुपालन किया गया है कि नहीं, इसके बारे में पता चलता है। गिरफ्तारी मेमो हो गया। उसके बाद उसका जो चिकित्सकीय परीक्षण होता है, मेडिकल रिपोर्ट होती है, वो है। इन सभी और अन्य कोई प्रपत्र अगर है जिसपे की अभियोजन, जिसमें लगता है कि वो प्राइमा फेसी उसको भी मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजना चाहिए। इन सारे प्रपत्रों के साथ विवेचक, थाने का, पुलिस थाने का भरसाधक अधिकारी और यदि विवेचक उप निरीक्षक से निम्नतर पक्ति का नहीं है तो वह कौन भेज सकता है? उसे थाने का, पुलिस थाने का भरसाधक अधिकारी भेज सकता है या उप निरीक्षक से निम्नतर पद, यानी न्यूनतम रैंक होना चाहिए, वो एसआई का होना चाहिए, वो ऐसा विवेचक उसको निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजेगा। ये प्रावधान किया गया 167 के की उपधारा 1। 167 की उपधारा 2 यह कहती है कि यदि किसी अभियुक्त को 167 एक के तहत किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजा जाता है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उसे मामले की अधिकारिता प्राप्त हो या नहीं हो, उसे अग्रेतर निरोध प्राधिकृत कर सकता है। उसे एक बार में 15 दिन से अनधिक अवधि का निरोध प्राधिकृत कर सकता है। दो कंडीशंस में है। यदि वह मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष इस प्रकार अभियुक्त प्रस्तुत किया गया है, यदि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसको निरोध में प्राधिकृत किए जाने तो पर्याप्त आधार नहीं है, या 15 दिवस बीत चुका है और सेकेंड रिमांड का है, तो उसे क्या करेगा? वो उसे विचारण, मामले की विचारण की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको भेज देगा और तब मामले का विचारण करने वाला मजिस्ट्रेट उसमें अग्रेतर अपना आदेश करेगा। ध्यान रखिए, प्रथम रिमांड कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकता है, लेकिन सेकेंड जो रिमांड होगा वो वही मजिस्ट्रेट करेगा जो मामले की विचारण की अधिकारिता रखता है। एक बार में 15 दिवस से अनधिक अवधि का रिमांड दिया जाएगा। उसकी निरोध कितने दिन के लिए दिया जाएगा? एक बार में 15 दिन से अनधिक अवधि का। व्यवहार में क्या होता है? 14 दिन देता है।
कोई भी मजिस्ट्रेट 15 दिन का नहीं करता है, एक बार में 15 दिन का नहीं बल्कि 14 दिन का रिमांड स्वीकृत करता है। यदि 14 दिन में भी नहीं होता है तो फिर अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाता है और फिर वो 14 दिन करके रिमांड को उसको एक से अधिक आदेशों के द्वारा उसके रिमांड को बढ़ा सकता है। लेकिन 167(2) का परंतु का यह प्रावधान करता है कि यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है और ऐसे मामले में जिसमें कि मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास के दंड का प्रावधान है, विवेचना 90 दिनों के अंदर पूरी नहीं की जाती है और अन्य मामले जो कि मतलब इसमें 90 दिन मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय मामलों को छोड़ के जो अन्य मामले हैं उसमें अगर 60 दिन के अंदर विवेचना पूरी नहीं की जाती है तब मजिस्ट्रेट उसको जमानत पर छोड़ देगा। इसको कहते हैं डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल का कहाँ प्रावधान है? 167(2) के प्रोविजो क में, ये परंतु क में ये डिफॉल्ट बेल का प्रावधान है। डिफॉल्ट बेल को हम एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इसमें कई टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसको कि इस वीडियो के साथ एक्सप्लेन कर पाना संभव नहीं है। उसमें हम उसकी टेक्निकल पॉइंट्स को अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब जो प्रथम 15 दिन का जो रिमांड होगा वो या तो जुडिशियल कस्टडी रिमांड हो सकता है या पुलिस कस्टडी रिमांड हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन 15 दिन के बाद जो भी रिमांड होगा वो केवल जुडिशियल कस्टडी रिमांड हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात 167 में प्रावधान करती है कि अगर पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए पुलिस आवेदन करती है तो प्रत्येक आदेश के लिए उसे अभियुक्त को सशरीर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना होगा। लेकिन जुडिशियल कस्टडी रिमांड के लिए यह आवश्यक नहीं है उसको कि प्रत्येक बार सशरीर उपस्थित किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसका रिमांड, जुडिशियल कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी रिमांड को प्राधिकृत नहीं कर सकता जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय ने उसको इस निमित्त सख्त न किया हो। यानी पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत करने के अधिकार जो है वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को है या ऐसे द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को है जिसे कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस निमित्त सशक्त किया हो। यदि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को हाईकोर्ट ने सशक्त नहीं किया है तो वो पुलिस कस्टडी रिमांड, पुलिस अभिरक्षा में विरोध को प्राधिकृत नहीं कर सकता है। एक और प्रश्न बार बार उठता है कि क्या कार्यपालक मजिस्ट्रेट रिमांड को स्वीकृत कर सकता है? तो इसके संदर्भ में प्रावधान 167 की धारा 2 में दिया गया है और यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं मिल रहा, ये न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं मिल रहा हो तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक बार में 7 दिन से अन्यून अवधि का, एक बार ही वो दे सकता है, 7 मैक्सिमम 7 दिन का रिमांड दे सकता है, रिमांड स्वीकृत कर सकता है। कौन सा कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर सकता है? ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसे कि न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हों। कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है, यह ध्यान रखिए। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऊपर लिखा रहता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट पे टिक मार देते हैं तो प्रश्न गलत हो जाता है। उसी में नीचे दे देता है कि ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसे कि न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हो, तो वो सही ऑप्शन होता है। तो ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसे कि न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है वो ऐसी दशा में जबकि न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो किसी अभियुक्त का 7 दिन से अन्यून अवधि के लिए रिमांड स्वीकृत कर सकता है। यदि 7 दिन और अधिक अवधि का 7 दिन के अंदर जो रिमांड 7 दिन का स्वीकृत किया गया है, यदि उसे सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है, सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उस अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।
कार्यपालक मजिस्ट्रेट जब रिमांड का आदेश करता है तो उसी में उसको सक्षम मजिस्ट्रेट के पास भेजने का आदेश करता है, उसको सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। एक जो महत्वपूर्ण बात है कि यदि कोई महिला गिरफ्तार की जाती है, वो 18 वर्ष से कम आयु की है, तो उसका जो रिमांड होगा वो उसे किसी रिमांड होम में भेजा जाता है या किसी सामाजिक जो सामाजिक संगठन होते हैं, जो सामाजिक संस्थान होते हैं, उनकी अपेक्षा में सौंपा जाता है, जेल नहीं भेजा जाता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। अब एक 167(3) यह प्रावधान करती है कि यदि पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया जाता है, पीसीआर दिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट उसमें पुलिस कस्टडी में दिए जाने के कारणों का उल्लेख करेगा। और 167(4) यह उल्लेख करती है कि कोई भी ऐसा आदेश अगर मजिस्ट्रेट देता है तो वो उसे उसकी एक प्रतिलिपि वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी प्रेषित करेगा। 167 की उपधारा 5 एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपधारा है और कई बार इसके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्या मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन रोकने की शक्तियां हैं। यही 167(5) में प्रावधान किया गया है कि यदि ऐसा समन मामला जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट ये आदेश दे सकता है कि इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया जाए जब तक कि विवेचक या पुलिस अधिकारी जो विवेचना कर रहा है वो इस बात को मजिस्ट्रेट का समाधान नहीं कर देता कि अग्रेतर विवेचना जारी रखने के लिए पर्याप्त आधार। लेकिन यदि मजिस्ट्रेट एक बार आदेश दे दिया कि विवेचना को रोक दिया जाए, तो अगर इस तरह का आदेश वो मजिस्ट्रेट ने दिया है तो वो पुलिस को रिमेडी दी गई है, पीड़ित को एग्रीव्ड पर्सन्स को रिमेडी दी गई है कि वो अग्रेतर विवेचना को जारी रखने के लिए सेशन कोर्ट को कोर्ट ऑफ सेशन में सत्र न्यायाधीश के समक्ष निवेदन कर सकता है और सत्र न्यायाधीश जमानत संबंधी उपबंधों को ध्यान में रखते हुए वो अग्रेतर विवेचना को जारी रखने का आदेश दे सकते हैं। 167(5) का जो रिविजन का एक प्रावधान है, अपील का जो प्रावधान है, वो 167(6) में दिया गया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हम लोग अगले एपिसोड में दौरान विवेचना जो रिमांड होता है उससे संबंधित जो माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय की विधिक व्यवस्थाएं उसको देखेंगे, उससे संबंधित प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।